डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 21, मुकाबला जो होना ही था। तूफान एक बार आता है तो सब कुछ हिला जाता है, पर कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो इंसानों के अंदर उठते हैं और बाहर की दुनिया से ज्यादा डरावने साबित होते हैं। रिया, आयरा और डीन, तीनों की किस्मतें अब एक ही धागे से बंध चुकी थी और यह धागा टूटने ही वाला था। डीन के कमरे में पसरी सन्नाटे जैसी चुप्पी किसी भी व्यक्ति के सीने को फाड़ सकती थी। रिया बेड के पास खड़ी थी, सांसें तेज, आंखें लाल, उसके हाथ कांप रहे थे। आयरा उसकी ओर बढ़ी। पहली बार, बिना जलन, बिना ताना, बिना तिरस्कार, बस एक बहन की तरह। रिया, तुम ठीक हो? यह सवाल इतना सरल था, पर रिया जैसे किसी पत्थर की मूर्ति बन गई हो। वह धीरे से मुड़ी। आयरा लगभग उसके सामने थी। रिया ने कभी सोचा नहीं था कि वह उस लड़की को, जिसे वह हमेशा अपनी दुश्मन समझती रही, इस हाल में देखेगी, एक अनचाहे सहारे की तरह। रिया के होंठ कांपे। आयरा, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूं। ये 4 शब्द, उन्होंने दोनों के रिश्ते में पहली दरार नहीं, बल्कि पहली मरम्मत कर दी थी। डीन वहीं कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में जो झलक थी, वह इंसानी नहीं लग रही थी। जैसे कोई शिकारी 2 शिकारों को देख रहा हो, लेकिन वह बोलता कम था। वह बस अपने हाथों में पकड़े उस काले फोन को देख रहा था, जो अब तक रिया को धमकाने का हथियार था। रिया ने उसकी ओर देखा, पूरी दुनिया की नफरत अपने अंदर समेटे हुए। तुमने मेरे साथ जो किया, उसका जवाब कोई भी सॉरी नहीं दे सकता, डीन। डीन ने कोई सफाई नहीं दी। वह बस मुस्कुराया, और वह मुस्कुराहट रिया के अंदर तक कांप गई। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचती हो। उसकी आवाज पत्थर जैसी थी। तो क्या हो तुम? रिया की आवाज टूट चुकी थी। डीन ने उसे गौर से देखा, फिर कहा, एक नतीजा, बस नतीजा। और इन शब्दों में छिपा अंधेरा किसी को भी कंपा सकता था। आयरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब भय नहीं, एक सख्त दृढ़ता थी। डीन, तुम रिया को अकेले टारगेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह खुद को सच समझती है। और तुम क्या हो? एक सच जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। आयरा ने उसकी ओर सीधा देखा। पहली बार उसने महसूस किया, यह लड़का खतरनाक है, लेकिन टूट चुका है। और टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी वजह, जो भी है, रिया की जिंदगी तुमने नर्क बना दी। यह सही नहीं है। डीन की आंखें आयरा पर टिक गईं। 1 पल, 2 पल, और फिर वह सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज खराश भरी थी। तुम बहुत बहादुर हो, आयरा। पर बहादुरी और मूर्खता में फर्क पतला होता है। और तुम दोनों कर रही हो। डीन, मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे पता है। डीन ने बेहद धीमे पर बेहद खतरनाक अंदाज में कहा। इसीलिए तुम खतरा हो। रिया नहीं, तुम। रिया सहर गई, क्योंकि उसने डीन की आंखों में वह नफरत देख ली थी, जिसका निशाना अब वह नहीं थी, बल्कि आयरा। डीन पास आ रहा था। एक एक कदम भारी, धीमा, डरावना। आयरा पीछे नहीं हटी, पर रिया आगे बढ़ गई।
पहली बार उसने खुद को आयरा के आगे ढाल की तरह खड़ा कर दिया। डीन, अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो मैं चिल्ला दूंगी। सारी यूनिवर्सिटी जान जाएगी कि तुमने मुझे कैसे ब्लैकमेल किया। डीन रुका। उसकी आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल वह हंस दिया। एक ठंडी, कटती हुई हंसी। तुम दोनों बहनों में एक चीज कॉमन है। रिया और आयरा दोनों ने एक साथ पूछा। क्या? तुम दोनों सोचती हो कि मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। सच यह है, मैं तो अभी तुम्हारी कहानी शुरू कर रहा हूं। रिया और आयरा दोनों के दिल की धड़कन रुक गई। रिया ने खुद को मजबूती से संभाला। आंसू सूख चुके थे। अब उसके भीतर सिर्फ एक चिंगारी थी। डीन, तुम्हें लगता है तुम हमारी कहानी लिखोगे? डीन ने उसे चुनौती भरी नजर से देखा। रिया करीब आई, इतनी कि वह उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सके। सुन लो, अब हम दोनों बहनें साथ हैं, और अगर दुश्मन का सामना करना है तो हम दोनों मिलकर करेंगे। आयरा उसकी ओर हैरानी से देख रही थी। यह वही रिया थी जो उसे देखकर चिढ़ जाती थी। यह वही थी जो अक्सर उससे जलती थी। आज वह एक बहन की तरह खड़ी थी। आयरा को पहली बार लगा, शायद प्यार दो लोगों को जोड़ता नहीं, डर भी जोड़ सकता है। रिया की बात खत्म हुई ही थी कि डीन का चेहरा बदल गया। गुस्से से नहीं, बल्कि एक ऐसी मुस्कान से जो किसी भी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ होती है। तो बहनों ने टीम बना ली? रिया, हाँ। आयरा, और अब तुम अकेले हो। डीन ने सिर झुकाया, जैसे वह उनकी बात को स्वीकार कर रहा हो। पर अगले शब्द सीधे दोनों की रीढ़ में सिहरन बनकर चढ़ गए। अकेला नहीं आयरा, नहीं रिया। अब असली खेल शुरू होगा। और वह मुड़कर कमरे से बाहर चला गया, एक भारी सन्नाटा पीछे छोड़कर। रिया ने दरवाजा बंद किया। आयरा की ओर मुड़ी। उसकी आंखें भीगी थी, पर इस बार कमजोर नहीं, मजबूत। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा, हल्का सा दबाया। हम मिलकर लड़ेंगे, रिया। ठीक। रिया ने पहली बार किसी के स्पर्श में सुकून पाया। हाँ, पर डीन इतना आसान नहीं है, आयरा। उसके पास अभी भी कुछ है, कुछ जो हमने नहीं देखा। आयरा की सांस रुक गई। क्या मतलब? रिया ने घबराई आवाज में कहा। उसने कहा, मैं सिर्फ शुरुआत हूं। तो असली खतरा शायद अभी बाहर है। कमरे में खामोशी फैल गई। दोनों बहनें पहली बार साथ थीं। पर दुश्मन अब अकेला नहीं था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 22, परछाइयों का असली मालिक। कुछ कहानियों के किरदार सामने दिखते हैं और कुछ अंधेरों में बसे होते हैं, जहां उनसे मिलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। डीन अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वह किसी और के खेल का मोहरा था। और रिया व आयरा असली खेल के एंट्री पॉइंट पर खड़े थे। इमारत की छत पर हवा तेज चल रही थी। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थी। लेकिन उस ऊंचाई पर खड़ा डीन किसी रोशनी में नहीं, एक काली परछाई के सामने था। उसके सामने खड़ा आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में था, चेहरा हुडी से ढका हुआ, और आवाज इतनी ठंडी कि किसी की सांसें जम जाए। डीन। उसकी आवाज ने हवा काटी। तुमने जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले ली है।
डीन ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में वाकई डर था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिया और आयरा सिर्फ टारगेट थी, बस। वह आदमी धीरे से हंसा, एक हंसी जो किसी की नसों को जमा दे। टारगेट या डिस्ट्रैक्शन? डीन का चेहरा गिर गया। इस आदमी के सामने कोई झूठ नहीं चलता था। रिया वहां गई जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वह आदमी न ज्यादा गुस्सा हुआ, न ज्यादा शांत, बस घातक स्थिरता में बोला, रिया सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें आयरा पर ध्यान देना था। डीन ने सिर झुका दिया। वह मुश्किल है। आदमी आगे बढ़ा, इतना पास कि डीन सांस भी नहीं ले पाया। इसलिए तो उसे चुना गया है। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। रात और उसकी सांसें दोनों भारी थी। आयरा उसके पास आई। तुम लगातार छत की तरफ क्यों देख रही हो? रिया की आंखें नहीं झपकी। मुझे लगता है डीन अकेला नहीं है। आयरा की रूह कांप गई। शिकायत नहीं, डर नहीं, बस एक अनजाना खतरा उसके चारों ओर घूम रहा था। हम दोनों अब अकेली नहीं हैं, रिया। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया ने उसकी ओर देखा। आंखों में पहली बार सच्ची गर्माहट थी। लेकिन उसी पल नीचे बगीचे की लाइट झपकी, फिर बुझ गई। आयरा और रिया दोनों चौंक कर खिड़की से बाहर झुकी। और अंधेरे में उन दोनों ने किसी साए को चलते हुए देखा। वो डीन नहीं था। आयरा फुसफुसाई। रिया की सांसें तेज हो गई। तो फिर कौन? डीन छत से नीचे आ रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वह आदमी जिससे वह अभी मिला था, उसके सामने खड़ा होना मौत को छूकर लौटने जैसा था। उसने फोन निकाला और किसी को मैसेज लिखने लगा। मैसेज अधूरा था। वो तुम है। अचानक उसके फोन की स्क्रीन काली हो गई। एक मैसेज पॉपअप हुआ। स्टॉप। डीन ने घबराकर फोन गिरा दिया। वह वही परछाई थी, वही आदमी, वही चेतावनी, जिसका मतलब सिर्फ एक था। डीन अब किसी के बस में नहीं था। वह पूरी तरह कंट्रोल में था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, पर आयरा के मन में वही रात अटकी थी। रिया चुपचाप उसके पास आई। नींद नहीं आई? आयरा बोली। रिया, कल रात जो हमने देखा, क्या वो सिर्फ कोई सिक्योरिटी गार्ड था? रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे अंदर कुछ कह रहा है। कोई हमें देख रहा है। आयरा चौंकी। डीन? नहीं। रिया की आवाज धीमी थी, पर उसका डर ठोस था। डीन तो सिर्फ चेहरा है। असली इंसान अभी पर्दे के पीछे है। दोनों क्लास की तरफ जा रही थी। तभी सीढ़ियों के पास किसी ने उनके रास्ते में कदम रखा। कोई लड़का नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। एक नया चेहरा, लगभग 27 से 28 साल का। काला कोट, साफ शर्ट, काले दस्ताने, आंखें इतनी ठंडी जैसे उनमें कोई इंसानियत ही नहीं। वह उनके पास आया, धीरे, बेहद धीरे। रिया मल्होत्रा। रिया का दिल छलांग मार गया। वह नाम ऐसे बोला जैसे उसे जन्म से जानता हो। फिर उसने आयरा की ओर देखा, ऐसी नजर से कि वह कांप गई। आयरा सहगल। आयरा पीछे हटना चाहती थी, पर डर ने उसके कदम जकड़ दिए।
वह आदमी उनके बीच खड़ा हुआ, फिर बोला, आप दोनों को डीन ने गलत समझाया है। रिया की आंखों में गुस्सा उभरा। तुम कौन हो? आदमी हल्का सा झुका, ऐसे जैसे कोई औपचारिकता पूरी कर रहा हो। मैं डायरेक्टर। आयरा का दिल जम गया। रिया की सांसें अटक गईं। यह वही नाम था जो कभी किसी ने सुना नहीं था, पर डीन के हर कदम के पीछे यह आदमी ही था। डरिए मत, उसने कहा, पर उसकी मुस्कुराहट डर से भी ज्यादा खतरनाक थी। मैं आपके लिए आया हूं। रिया, क्यों? डायरेक्टर, क्योंकि असली खेल अब शुरू हो रहा है। डायरेक्टर उनके इतना करीब आ चुका था कि दोनों को पीछे हटना पड़ा। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, पर शब्दों में मौत का वजन। डीन सिर्फ एक मैसेंजर था। वह काम बिगाड़ बैठा, तो अब मुझे खुद आना पड़ा। आयरा की आंखें फैल गईं। काम? कौन सा काम? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। वही जिसके लिए तुम दोनों चुनी गई हो। रिया ने कांपती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं चुना। डायरेक्टर थोड़ा झुका, इतना कि उसकी सांस रिया के कान को छू गई। पहेलियां खुद नहीं चुनी जाती, चुनी जाती है जिंदगी बदलने के लिए। आयरा को ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी उंगली उसकी रीढ़ पर फिर गई हो। और तुम दोनों की जिंदगी आज से बदलने वाली है। डायरेक्टर ने दोनों को ऐसे देखा जैसे वह उनके हर राज, हर डर, हर कमजोरी को पढ़ सकता हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोनों में से एक मेरे पास है और दूसरी अब मेरे काम आएगी। रिया और आयरा दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। कौन? रिया की आवाज टूट गई। डायरेक्टर मुरझाई हंसी के साथ बोला, इसका जवाब अगले 24 घंटे में मिल जाएगा। और वह मुड़ा, जैसे कोई बादशाह मैदान छोड़ रहा हो। दोनों बहनें वहीं खड़ी थी, जमी हुई, डरी हुई, हिल चुकी, क्योंकि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वह किसी इंसान की नहीं लगी, बल्कि किसी ऐसे खेल की लगी जिसका कोई नियम नहीं और कोई दया नहीं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 23, एस कौन है? वो चेहरा जो हमेशा परछाइयों में रहा। रात के 2 बज चुके थे। खिड़कियों के बाहर हवा तेज थी, लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा किसी ताजा दफन राज की तरह भारी था। रिया और आयरा दोनों के हाथ कांप रहे थे। डीन का डराया हुआ एस उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। एस कौन? एस किसका नाम है? किसका चेहरा हमेशा परछाई में छिपा रहा? और क्यों? यह सवाल अब सिर्फ उनकी सुरक्षा का नहीं, उनकी अगली सांस का भी था। रिया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, दिल में एक ही डर, अगर वह वापस खड़ा हुआ तो? आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, रिया ने धीरे से कहा। मुझे देखना होगा कि उसने क्या छोड़ा है। जब उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, पर जमीन पर कुछ पड़ा था। एक छोटा काला यूएसबी ड्राइव। उसके ऊपर सफेद मार्कर से सिर्फ एक अक्षर लिखा था, एस। आयरा ने डर से एक कदम पीछे लिया। रिया, यह उसने जानबूझकर छोड़ा है। रिया ने यूएसबी उठाई। ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी के हाथ ने उसे पकड़कर रखा था।
शायद यही एस की पहली चाल है, रिया बोली। दोनों कमरे में लौट आईं। लैपटॉप खोला गया। रिया ने यूएसबी लगाते समय एक पल के लिए आंखें बंद की। कुछ भी हो, सामना आज ही करेगी। जैसे ही यूएसबी जुड़ी, स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। कमरे में सिर्फ वीडियो की आवाज थी और दो बहनों की तेजी से उठती सांसें। स्क्रीन पर स्कूल का पुराना सीसीटीवी फुटेज था। कॉरिडोर। रात 12:03 बजे। एक काली हुडी वाला इंसान, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, लंबा कद, धीमी चाल। वह सीधा रिया के हॉस्टल के कमरे तक जाता है। हाथ में वही यूएसबी है। वह दरवाजे के नीचे सरकाता है और जाने से पहले कैमरे की तरफ देखता है। चेहरा नहीं दिखता, पर उसकी आंखें गुस्से और सन्नाटे से भरी थी। वीडियो खत्म। स्क्रीन काली। फिर अचानक एक और सीन। यह नया वीडियो था। इस बार उस हुडी वाले इंसान की आवाज थी, धुंधली, बदली हुई, जैसे वॉइस चेंजर से गुजरी हो। खेल शुरू। तुम दोनों ने गलत जगह पैर रखा है। डीन सिर्फ एक मोहरा था। असल बोर्ड अभी खुला है। आयरा ने डरते हुए पूछा। रिया, अगर वह डीन को भी ब्लैकमेल कर रहा है, तो यह कौन हो सकता है? रिया ने अपना गला साफ किया। कोई ऐसा जो स्कूल को मुझसे भी ज्यादा जानता है। रिया ने अपनी कॉपी खोली और लिखने लगी। एस से शुरू होने वाले लोग, रॉयल ग्रैंड हाई स्कूल। 1 सागर शर्मा, मैथ टॉपर, शांत लेकिन तेज दिमाग। 2 सम्राट सिंह, स्पोर्ट्स कैप्टन, गुस्से वाला, ताकतवर। 3 सना शेख, रिया की कभी बेस्ट फ्रेंड, बाद में दुश्मन। 4 साहिल मेहता, एटी क्लब का एक्सपर्ट, कैमरा और हैकिंग में तेज। 5 सिद्धार्थ, सिड, रॉय, हमेशा अकेला रहने वाला, डार्क नेचर, रिया से अजीब नफरत। 6 स्कूल का सुपरवाइजर श्री शेखावत, सख्त, रहस्यमयी, हर रात स्कूल में घूमते देखे जाते थे। इतने सारे एस, और हर एक से खतरा हो सकता था। आयरा ने धीरे से पूछा, रिया, तुम किसे सबसे खतरनाक मानती हो? रिया ने बिना पलक झपकाए कहा, साहिल मेहता को। आयरा, क्यों? रिया, क्योंकि वीडियो एडिटिंग, फुटेज बदलना, धमकी भरे ईमेल, यह सब हैकिंग वाले ही कर सकते हैं। रिया ने जैसे ही यूएसबी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, फोन बजा। अननोन नंबर। फिर वही डर, धड़कनों का तेज होना। रिया ने फोन उठाया। सामने वही बदली हुई आवाज। यूएसबी अच्छी लगी? रिया का दिल रुक गया। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। आवाज हंसी, धीरे, लंबी, डरावनी। नाम अभी मत पूछो। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी पहली मौत भी एक खेल थी। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया ने चिल्लाकर कहा, मेरी मौत का क्या मतलब? मैं कैसे मरी थी? किसने मारा? फिर आवाज बोली, धीमी, मगर हर शब्द जहर की तरह, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। पहली बार उसी ने तुम्हें मरवाया था। फोन कट गया। रिया का हाथ सुनना। आयरा के रोंगटे खड़े। कमरा एकदम खामोश। रिया ने धीरे से कहा, इसका मतलब एस सिर्फ दुश्मन नहीं, वह मेरी पहली मौत का गवाह भी था।
5 रिया का टूटना और आयरा का वादा। रिया बेसुध होकर बेड पर बैठ गई। आंखें फटी हुईं, सांसें छोटी छोटी। आयरा उसके पास आई, उसका हाथ थामा। रिया, हम दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे। तुम अकेली नहीं हो और इस बार कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। रिया की आंखों में आंसू भर आए। मुझे डर नहीं लगता आयरा, पर जिसने मुझे मरवाया था वह अब भी कहीं आसपास है। हवा और ठंडी हो गई, कमरा और भारी, जैसे अभी भी वहीं खड़ा हो। परछाई में मुस्कुराता हुआ रिया ने लिस्ट को घूरते हुए कहा, आयरा, मुझे लगता है मैं जानती हूं कि पहले किस पर शक करना चाहिए। आयरा, कौन? रिया ने धीरे से कहा, साहिल नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई। कोई जो हमेशा चुप रहा पर सब देखता रहा। उसने अंतिम नाम पर उंगली रखी, सिद्धार्थ, सिड रॉय। कॉरिडोर में अचानक कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोनों चौंक गई। क्या वह वहीं था? क्या उसने उनकी बात सुनी? यह सवाल हवा में तैरता रह गया। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 24, सिड रॉय, वो लड़का जो दुनिया के लिए शांत और रिया के लिए तूफान था। रात अब गहरी नहीं, खतरनाक हो चुकी थी। सवाल अब यह नहीं था कि कौन है। सवाल यह था कि सिड रॉय अब तक परछाइयों में क्यों छुपा था। वो हमेशा चुप क्यों रहता था। वो रिया को देखकर अजीब सा क्यों ठहर जाता था। और उसकी आंखों में वो अंधेरा क्यों था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रिया को लगता था जैसे सिड की खामोशी बस एक पर्दा है, पर्दे के पीछे कोई तूफान छुपा है। और आज वो तूफान पहली बार गरजने वाला था। रिया रात भर सो नहीं सकी। आंखें बंद करते ही उसे वही कॉल याद आती जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। पहली मौत उसी ने करवाई। यह वाक्य उसके दिल में घाव बन गया था। क्या वह सिड था? क्या उसने ही उसे मरवाया था? और अगर हाँ, तो क्यों? सुबह की हल्की लाल रोशनी खिड़की से अंदर आई, पर रिया के कमरे में अभी भी रात जैसा अंधेरा था। आयरा जागी तो देखा, रिया खिड़की के पास बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल और हाथ कांप रहे थे। आयरा पास आई। रिया, क्या तुम ठीक हो? रिया ने धीमे से कहा, नहीं, और तब तक ठीक नहीं हो पाऊंगी जब तक मुझे सिड का सच नहीं पता चलता। रिया और आयरा स्कूल पहुंची। कॉरिडोर में हर बच्चा, हर आवाज, हर कदम। आज रिया को शक जैसा लग रहा था। पीछे से कोई उसे देख रहा था। यह एहसास उसके दिल में लगातार चुभ रहा था। और फिर सीढ़ियों के मोड़ पर वो दिखा, सिड रॉय, उसी की तरफ पीठ किए खड़ा। लेकिन जैसे ही रिया पास पहुंची, बिना मुड़े उसने कहा, तुम मुझे ढूंढ रही थी? रिया? रिया की सांस थम गई। आयरा का दिल जोर से धड़का। ये कैसे जान गया? वो भी बिना मुड़े? सिड धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, पर उस शांति में कुछ ऐसा था जो चीखता हुआ डर पैदा कर दे। रिया ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। सिड हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उसे कुछ पहले से पता हो। चलो। तीनों छत पर पहुंचे।
हवा तेज थी, पर सिड की आंखें बिल्कुल स्थिर। रिया ने सीधे सीधे पूछा, कल रात हमारे कमरे के बाहर तुम थे? सिड, नहीं। स्याही जैसी गहरी आवाज, सीधी, कटी हुई, बिना किसी कंपन के। आयरा ने जोर से कहा, झूठ मत बोलो। सीसीटीवी फुटेज में हुडी वाला तुम ही हो सकते हो। सिड की आंखों में हल्की सी चमक आई। पहली बार। फिर वो बोला, अगर मैं होता तो तुम दोनों आज सुबह स्कूल नहीं पहुंचती। यह वाक्य दोनों के दिल में जैसे तीर बनकर चुभा। रिया ने एक कदम पीछे लिया। तो तुम चाहते क्या हो? सिड ने नजरों को जमीन से उठाकर सीधे रिया की ओर देखा। सवाल यह नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। सवाल यह है कि वह जो तुम्हें मरवाना चाहता था, वो आज भी यही है। रिया की आंखें फैल गईं। तुम्हें मेरी पहली मौत के बारे में कैसे पता? सिड चुप रहा। हवा चलती रही, खामोशी बढ़ती रही, और फिर उसने एक ऐसा सच कहा जिससे जमीन जैसे रिया के पैरों के नीचे से खिसक गई। सिड धीरे धीरे बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी मौत का गवाह था। रिया, का क्या? सिड, हाँ, मैं जानता हूं। तुम कैसे मरी थी? रिया की आंखों से आंसू फूट पड़े। आयरा उसके पास दौड़कर आई। सिड आगे बोला, पर जिसने तुम्हें मरवाया वह मैं नहीं था। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो कौन था? सिड ने एक नाम कहा, बल्कि नाम नहीं, एक शब्द, वही जो आज भी तुम्हें देख रहा है। रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज, अननोन। रिया ने जैसे ही मैसेज खोला, उसका चेहरा उतर गया। मैसेज था, सिड से दूर रहो, वही तुम्हारी दूसरी मौत की वजह बनेगा। आयरा ने पढ़कर कहा, रिया, यह नया गेम है। वह तुम्हें उलझाना चाहता है। लेकिन सिड बेहद शांत खड़ा था, जैसे मैसेज उसी को पता था क्या आने वाला है। रिया ने सिड से पूछा, क्या तुम ही भेजते हो ये मैसेज? सिड, अगर मैं भेजता तो मैं अभी इस तरह यहां खड़ा नहीं होता। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों बहनों के दिल रुक गए। रिया, तुम जिस एस को ढूंढ रही हो, उसकी यह आवाज नहीं है। रिया, तो एस कौन है? तुम जानते हो? सिड का जवाब, हाँ, मैं जानता हूं। आयरा, तो बताओ। सिड ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई भावना दिखी। दर्द, भय, और कुछ छुपा हुआ। रिया, जिस एस से तुम डर रही हो, जिसका खतरा तुम महसूस कर रही हो, वह कोई छात्र नहीं। रिया, तो कौन? सिड ने अपना सिर झुका लिया, जैसे उसके लिए यह बोलना आसान नहीं। धीरे से बोला, एस तुम्हारी पहली जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रिया, पहली जिंदगी? तुम क्या कहना चाहते हो? सिड ने गहरी सांस ली। तुम जिस एस को ढूंढ रही हो, वह इस स्कूल में नहीं है, वह तुम्हारे अतीत में है। रिया वहीं खड़ी रह गई। हवा की आवाज भी धीमी हो गई। आसमान अचानक और उदास लगने लगा। आयरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम नाम बता सकते हो? सिड ने रिया की ओर देखा, गंभीर नजर से। धीमे
भारी शब्दों में। नहीं, क्योंकि अगर मैंने नाम बताया तो वह अगला टारगेट मैं बन जाऊंगा। सिड कुछ कदम पीछे हट गया। हवा उसकी जैकेट को हल्का सा उड़ा रही थी। फिर वह बोला, रिया, आयरा, तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रिया, मैं क्यों भरोसा करूं? तुम कहते हो तुम मेरी मौत के गवाह थे। सिड, हाँ, क्योंकि मैं वही इकलौता इंसान था जो तुम्हें बचाने आया था। रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। आयरा ने रिया को पकड़ लिया। सिड ने आखिरी चेतावनी दी, और याद रखना, एस सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारे अतीत का मालिक है। इतना कहकर सिड मुड़ गया और छत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रिया वहीं खड़ी रही, टूटी हुई, डरी हुई, और उस नाम को सोचते हुए जिसका पहला अक्षर एस था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 25, कमरे का सच और डीन का असली खेल। कमरा नंबर 39। वही कमरा जो रात भर आयरा की सांसें रोक देने वाली फुसफुसाहटों, टॉर्च की डगमगाती रोशनी और दीवारों पर पड़ी रहस्यमय छायाओं का केंद्र बना था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन हॉस्टल के बरामदे में हल्की, कच्ची सी रोशनी फैल चुकी थी। दूर से छात्राएं जगने लगी थीं, पर आयरा उस कमरे की चौखट पर खड़ी ठंडी हवा के झोंकों में भी पसीना पसीना हो रही थी। रिया उसके पीछे खड़ी थी, थोड़ी डरती हुई, लेकिन उतनी ही जिज्ञासु। आयरा, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? रिया की आवाज कांप रही थी। आयरा ने गहरी सांस ली। हाँ, अगर जवाब कहीं है तो यही मिलेगा। कमरा अभी भी उसी हाल में था। अंधेरा, गंध और टूटी खिड़की से आती तेज हवा की आवाज। आयरा ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराया, रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कमरा जैसे किसी ने जानी-बूझी तैयारी में छोड़ा हो। टॉर्च की रोशनी बिखरी और तुरंत आयरा की नजर कुछ चीजों पर गई। दीवार पर छिलती हुई पेंट, एक कोना जहां पुरानी कुर्सी उल्टी पड़ी थी, और सबसे अजीब, फर्श पर एक चौकोर दायरा बनता हुआ दाग, जैसे वहां लंबे समय तक कुछ भारी रखा हो। रिया ने दबी आवाज में पूछा, यह दाग क्या है? आयरा घुटनों के बल बैठ गई और उंगलियों से दाग को छुआ। दाग का रंग भूरा, लेकिन उसके नीचे पत्थर के बीच में एक अजीब दरार। उस दाग के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ फाड़कर मिटाने की कोशिश की हो। थप थप, किसी हल्की चीज की आवाज कमरे के कोने से आई। रिया का दिल उछल पड़ा। ये क्या, कोई अंदर है? आयरा ने तुरंत हाथ उठाकर रिया को शांत कराया। आवाज खिड़की के बाहर से भी हो सकती है, लेकिन वह खुद भी आश्वस्त नहीं थी। अचानक आयरा की उंगलियां उस दाग की दरार में धंसी और उसे महसूस हुआ, नीचे खाली जगह है। उसने धीरे धीरे पत्थर को धकेला और फर्श का एक छोटा हिस्सा खट करके हिल गया। रिया ने दहशत में कहा, यह तो सीक्रेट कंपार्टमेंट है। आयरा ने पत्थर हटाया और नीचे एक पतला, काला, धूल से भरा लकड़ी का बॉक्स नजर आया। रिया ने कांपते हुए पूछा, इसे खोलें? आयरा ने बिना जवाब दिए बॉक्स उठाया। वह हल्का था। उसने उसे धीरे से खोला और अंदर 3 चीजें थीं। एक पुराना मोबाइल फोन,
2 एक हाफ बर्न, आधा जला डायरी पेज। 3 एक आई कार्ड जिस पर लड़की की फोटो जली हुई थी, नाम पूरी तरह काला। रिया की आवाज फटी। ये किसका है? आयरा धीमी आवाज में बोली। जिस लड़की को इस कमरे 39 में रखा जाता था। उसकी सांस उखड़ गई। वह गायब नहीं हुई थी, रिया। उसे गायब किया गया था। मोबाइल बहुत पुराना था, लगभग 8 से 9 साल पहले का दिखता था। स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन बटन ठीक। आयरा ने बटन दबाया। 1 सेकंड रुका और स्क्रीन ब्लिंक हुई। फोन ऑन हो गया। रिया ने घबराकर कहा, इसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा? आयरा बिना सोचे बोली, दीन कुमार जन्मतिथि। रिया दंग रह गई। तुम्हें कैसे? आयरा ने उसे अनदेखा किया और पासवर्ड टाइप किया। स्क्रीन अनलॉक। जैसे किसी ने जानबूझकर इसी पासवर्ड पर सेट किया हो। रिया ने फुसफुसाया, बहुत गड़बड़ है आयरा। ये कोई सामान्य कमरा नहीं है। फोन की गैलरी खुली और आयरा का दिल जम गया। गैलरी में सिर्फ 4 फोटो थी। चारों एक ही लड़की की। वही लड़की जिसका आई कार्ड जला हुआ था। एक एक फोटो में वह हॉस्टल के कॉरिडोर में रोते हुए। 2 एक में वह किसी से छिपकर कमरे के अंदर बैठी। 3 एक में उसके चेहरे पर चोट के निशान। 4 और सबसे डरावनी, अंतिम फोटो में वह कमरे नंबर 39 के इसी फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें डरी हुई और उसकी दाईं और वह दाग साफ दिखाई दे रहा था। रिया ढहसी गई। ये लड़की मर गई थी? आयरा धीरे से बोली, या मारी गई थी? हाफबर्न डायरी पेज पर कुछ लाइनें बची थी। आग के निशान किनारों पर फैले थे, लेकिन बीच की कुछ बातें पढ़ी जा सकती थीं। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने आवाज उठाई। डीन सर कहते हैं, मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं। कमरा 39 से किसी को बाहर नहीं आने देना है। आरव को सच कभी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि वह यहां पेज जला हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण लाइन गायब। आरव। आरव राजपूत। रिया हड़बड़ा उठी। आयरा। आरव का इस सब से क्या? आयरा की धड़कनें बेकाबू थी। उसे भी सच नहीं पता था। लेकिन ये बात डायरी में क्यों लिखी गई? अचानक धड़ाम। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। रिया चीख पड़ी। आयरा ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। किसने बंद किया? आवाज। कोई नहीं। सिर्फ हवा, लेकिन इतनी तेज नहीं कि दरवाजा अपने आप बंद कर दे। रिया कांप रही थी। आयरा, यहाँ कोई है। कोई हमें देख रहा है। आयरा ने टॉर्च की रोशनी इधर-उधर घुमाई। खिड़की के पास कोई हल्की आहट जैसी लगी, जैसे किसी ने पर्दे को छुआ हो। रिया के देखने से पहले ही आयरा की नजर दीवार पर पड़ी। धीमे-धीमे टॉर्च की रोशनी में दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, मानो नाखूनों से खरोंचकर लिखा गया हो। आयरा, तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। रिया चीखते हुए पीछे हट गई। यह क्या मतलब है? उन्होंने तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? आयरा धीरे से फुसफुसाई, आवाज रुकती हुई। क्योंकि मेरी मौत भी किसी ने प्लान की थी। और तभी दरवाजे के बाहर धीरे-धीरे चलने की आवाज आने लगी। धीमी, नपी तुली, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। रिया ने उसकी बाह पकड़ ली। डीन।
आयरा फुसफुसाई। हाँ, और वह अभी यही है। दरवाजे के पार किसी की छाया लंबी सी हिलती दिखाई दी। कमरा नंबर 39 सिर्फ एक पुराना बंद कमरा नहीं था। यह डीन का सबसे खतरनाक राज था। और आज उसे पता चल गया था कि आयरा जिंदा है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 26 डीन का पहला हमला और आयरा का पलटवार। कमरा नंबर 39 के बाहर कदमों की वह भारी आवाज रिया के सीने में धड़कने जैसे कहीं गुम हो गई। आयरा टॉर्च को कसकर पकड़े खड़ी थी, लेकिन हाथ खुद कांप रहा था। ठक ठक ठक, जूते की रौबीली आवाज जैसे मौत की दस्तक हो। कमरे के बाहर जो छाया नजर आ रही थी वह बिल्कुल साफ थी, लंबी, चौड़ी और बहुत परिचित। रिया ने मुंह बंद करके फुसफुसाया, डीन कुमार। आयरा ने सिर हिलाया। हाँ, वही है। वे दोनों कमरे के अंदर बंद थी, दरवाजा बाहर से बंद, और डीन ठीक बाहर। डीन की आवाज धीमी, नीची, लेकिन खतरनाक। दरवाजे के पार एक आवाज आई, धीमी, शांत, पर उस शांति में जहर था। कमरा नंबर 39 को किसने खोला? रिया के पैरों से जैसे जान निकल गई। उसने आयरा की ओर देखा, आंखों में एक ही सवाल, अब क्या होगा? आयरा ने तुरंत रिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर दाईं कोने में खींचा। वह कोना थोड़ा गहरा था, जहां पैरों की हल्की आहट भी बाहर तक नहीं जाती। डीन ने फिर पूछा, मुझे पता है, कोई अंदर है। उसकी आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वह कभी गलत नहीं हो सकता। लॉक धीरे से घूमना शुरू हुआ। डीन ने चाबी डाली। क्लिक क्लिक क्लिक, चाबी घूमने लगी। रिया ने आयरा के कान के पास फुसफुसाया, हम भागेंगे कैसे? आयरा ने बिना आवाज के होंठ हिलाए। खिड़की, लेकिन वही खिड़की जिससे सुबह हवा आ रही थी, अब किसी ने बाहर से जाम कर दी थी। आयरा ने धीरे से धक्का दिया। खिड़की ने 1 इंच तक भी नहीं हिली। डीन ने इसे पहले ही लॉक कर दिया था। रिया की सांसें तेज, आयरा का दिल भी। लेकिन आयरा डर के नीचे कुछ और भी महसूस कर रही थी। गुस्सा, बहुत गहरा गुस्सा। दरवाजा खुला और डीन अंदर आया। चर्रर, दरवाजा खुला। टॉर्च की रोशनी तुरंत बंद कर दी गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। डीन अंदर कदम रखता गया। उसके जूते की आवाज फर्श पर गूंज रही थी, धीरे, भारी और सटीक। वह कमरे के बीच रुक गया। एक पल तक अंधेरे में खामोशी। फिर उसने कहा, कितनी बार कहा था कि इस कमरे के पास मत आओ। आयरा का दिल दहक गया। क्या डीन को पता था कि वह आयरा ही है, या वह किसी और को समझकर बोल रहा था? डीन ने टॉर्च ऑन की। रोशनी पूरे कमरे में फैली। बॉक्स गायब था। डीन ने तुरंत कमरे के फर्श पर नजर घुमाई। किसी ने बॉक्स निकाला है। उसकी आवाज ठंडी थी। रिया ने आयरा का हाथ थपथपाया। संकेत, हमें कुछ करना होगा। डीन आगे बढ़ा और फर्श की उस जगह को झुककर छुआ जहां बॉक्स था। काफी सोच समझकर छुपाया गया था। फिर भी किसी ने ढूंढ लिया। वह खड़ा हुआ
और जोर से कहा, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम यहीं हो। रिया का डर सीमा पार कर गया। रिया अचानक फुसफुसाई, आयरा, नहीं, मैं मर जाऊंगी। वह हमें छोड़ने वाला नहीं। आयरा ने उसका मुंह ढक लिया। धीमे पर मजबूती से कहा, जब मैं कहूं तब भागना, अभी नहीं। रिया ने सिर हिलाया, आंसू टपकते हुए। डीन धीरे धीरे कोने की ओर बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे को स्कैन करती हुई। टेबल, फर्श, दीवारें, फिर वही कोना जिसमें आयरा और रिया छुपी थी। डीन का कदम उस ओर मुड़ा। रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी। रिया का दिल तेज। आयरा की सांस रोक गई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कोने को छूती, आयरा का दिमाग तेजी से चला। कमरे में पड़ा पुराना लोहे का स्टैंड, खिड़की, दरवाजा और डीन की टॉर्च। उसने धीमे से फुसफुसाया, रिया, नीचे झुको, और जब मैं धक्का दूं, भागना। रिया ने कांपते हुए सिर हिलाया। डीन का हाथ कोने पर पहुंचने ही वाला था कि आयरा ने अचानक लोहे का स्टैंड पूरी ताकत से डीन की टॉर्च पर पटाक से दे मारा। टॉर्च बंद। पूरे कमरे में काला अंधेरा। डीन चिल्लाया, कौन है? उसी पल आयरा ने रिया को धक्का देकर कहा, भागो, अभी। रिया ने भागकर दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन डीन ने अंधेरे में हाथ झटककर रिया की कलाई पकड़ ली। रिया चीख पड़ी, आयरा। आयरा का पलटवार। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आयरा ने फर्श से वही लकड़ी का बॉक्स उठाया और पूरी ताकत से डीन के हाथ पर मारा। ठक। डीन की पकड़ ढीली पड़ी। रिया छूट गई। आयरा चिल्लाई, रिया, बाहर, अभी भाग। रिया बिना पीछे देखे बाहर भागी। डीन गुस्से से उफन पड़ा, तुम दोनों। कमरे के बाहर का भागम भाग। रिया कॉरिडोर से दौड़ती हुई निकल गई। आयरा उसके पीछे। डीन अंधेरे में टटोल रहा था, लेकिन कमरा 39 पुराना था। दरवाजा बंद होने में सेकंड लगते थे। आयरा ने रिया को खींचकर मोड़ लिया। नीचे हॉस्टल की सीढ़ियां। रिया सांस टूटती हुई बोली, आयरा, वो पीछे। आयरा ने पीछे देखा। डीन टॉर्च ढूंढ रहा था और अंधेरा उसका साथ दे रहा था। अभी हमारे पास 20 से 25 सेकंड हैं। बस भाग। रिया ने सिर हिलाया और दोनों नीचे की ओर दौड़ी। हॉस्टल से निकलते ही आयरा रुक गई। रिया हाफती हुई पूछी, क्या हुआ? भागो न। आयरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें ठंडी थी। डर कहीं नहीं था। अब भागने का नहीं, लड़ने का टाइम है। रिया चौंक गई। तुम पागल हो गई हो? डीन हमें मार देगा। आयरा की आवाज फौलादी थी। डीन को पता चल गया है कि मैं जिंदा हूं। अब अगर मैं भागती रही तो वह सबको खत्म कर देगा, तुम्हें, मुझे और शायद आरव को भी। रिया ने कांपते हुए पूछा, तो अब? आयरा ने धीरे धीरे मोड़ के पीछे देखा। डीन अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। आयरा बोली, अब उसकी हर चाल, हर राज मैं उजागर करूंगी। खेल शुरू हो चुका है, रिया। और जीत इस बार मेरी होगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में।
चैप्टर 27 सीक्रेट सीसीटीवी रूम और आरव की पहली शकभरी नजर। हॉस्टल की सीढ़ियों के नीचे खड़ी आयरा अब पूरी तरह अलग दिखाई दे रही थी। पसीने से भीगी सांसें, तेज धड़कने, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। यह चमक डर की नहीं, सच्चाई उजागर करने की थी। रिया अब भी कांप रही थी, लेकिन उसके डर के पीछे आयरा पर विश्वास की हल्की रोशनी भी थी। आयरा, अब हम कहाँ जाएं? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। आयरा ने धीरे से कहा, जहां डीन कभी नहीं चाहता कि कोई जाए। रिया सन्ना। मतलब? आयरा की आवाज पक्की थी। सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम। यह कमरा हॉस्टल के पुराने हिस्से की तीसरी मंजिल पर था। वही हिस्सा जिसे पिछले 2 सालों से रेनोवेशन जोन कहकर बंद कर दिया गया था। पर सच यह था, यह नहीं बन रहा था, यह छुपाया जा रहा था। आयरा ने गहरी सांस ली और रिया को संकेत दिया। दोनों चुपचाप साफ सुथरे कॉरिडोर से निकलकर उस पुराने जर्जर हिस्से में दाखिल हो गईं। अंधेरा, धूल, दीवारों में से आती सड़ी हुई बदबू। लेकिन इन सबके बीच सबसे अजीब था, जहां सब कुछ बंद और टूटा हुआ लगता था, वहीं एक दरवाजा बिल्कुल साफ था। रिया की आंखें फैल गईं। ये साफ कैसे? आयरा फुसफुसाई। क्योंकि ये हर दिन खोला जाता है। दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर एक पैड लॉक नहीं, एक छोटा डिजिटल लॉक लगा था। रिया परेशान। पासवर्ड कहाँ से लाओगी? आयरा ने मुस्कुराया, एक बहुत ठंडी मुस्कान। डीन कुमार हर चीज में एक ही पैटर्न रखता है। उसने नंबर दबाए। 2809। रिया चौंक गई। ये डीन की जन्मतिथि? आयरा ने सिर हिलाया। बीप। दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया ने दंग होकर अंदर देखा। सामने बड़ी स्क्रीनें, कम से कम 29 मॉनिटर। हर मॉनिटर पर हॉस्टल, क्लासरूम, लाइब्रेरी, मैदान, हर जगह की लाइव फुटेज। रिया कांपकर पीछे हट गई। ये तो सब पर नजर रखता है। 24 घंटे। आयरा ने ठंडी सांस छोड़ी। हाँ, और खासकर कमरा नंबर 39 पर। एक मॉनिटर पर कमरा नंबर 39 की लाइव फुटेज थी। अभी अभी हुई भागदौड़ की वजह से कमरा बिखरा हुआ था। डीन अभी भी कमरे में टॉर्च ढूंढ रहा था। रिया ने घबराकर कहा, अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ। आयरा ने उसे रोका। शांत रहो, हमें सबूत चाहिए। मोबाइल, डायरी और आई कार्ड ने जो शक पैदा किया था, यह कमरा उस शक की सीधी गवाही था। आयरा ने कंप्यूटर खोला, फोल्डर चेक करने लगी। रिया ने सांस रोककर पूछा, कुछ मिला? आयरा की उंगलियां अचानक थम गईं। स्क्रीन पर एक फोल्डर था। आर्काइव, यह 2018। रूम 39 इंसिडेंट्स। रिया की टांगे ढीली पड़ गई। आयरा, 2018 वही साल? आयरा ने सिर हिलाया। हाँ, वही साल, जब वो लड़की गायब हुई थी। आयरा ने फाइल खोली, पहली रिकॉर्डिंग प्ले की। स्क्रीन पर कमरा नंबर 39। रात के लगभग 1:15 बजे एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा धुंधला था,
जैसे कैमरे को जानबूझकर थोड़ा धुंधला सेट किया गया हो। दरवाजा खुलता है। अंदर आता है डीन कुमार। रिया हाफ उठी। ओह माय गॉड! डीन लड़की पर चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, क्योंकि कमरे में माइक बंद था। लड़की बार बार कह रही थी, मुझे बाहर जाने दो। डीन उसे पीछे धकेलता है। लड़की गिर जाती है। फिर कैमरा हिलता है। फुटेज अचानक कट जाती है। रिया ने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू बहने लगे। ये हत्या का पूरा प्लान लग रहा है। आयरा ने आंखें बंद की। और अब ये फाइलें मुझे भी डराने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। आयरा ने अगली रिकॉर्डिंग प्ले की। कमरा वही, लेकिन इस बार कैमरे में सिर्फ एक चीज दिखी। फर्श पर वही दाग। वही दाग जिसे देखकर आयरा को अजीब महसूस हुआ था। और बगल में डीन, जैसे किसी को घसीट रहा हो, चेहरा फ्रेम से बाहर। रिया ने कांपते हुए कहा, आयरा, वो लड़की। आयरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। एक और फोल्डर था जिस पर लिखा था, डू नॉट ओपन। रिया ने पसीने से भीगी आवाज में कहा, ये खोलना ठीक रहेगा। आयरा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर यही नहीं खोलेंगे तो सच कैसे मिलेगा? जैसे ही उसने फाइल खोली, स्क्रीन पर एक इमेज खुली। एक रिपोर्ट, डीन के सिग्नेचर, और उस रिपोर्ट में नाम, आयरा सिंह। केस क्लोज्ड, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। रिया की आंखें फैल गईं। आयरा, यह तो तुम्हारी मौत का केस है। आयरा की उंगलियां कांप गईं। लेकिन उसने स्क्रीन बंद नहीं की। तो उन्होंने मेरी मौत भी एक्सीडेंट घोषित कर दी थी। रिया बोली, मतलब यह सब तुम्हारी मौत से भी जुड़ा है? आयरा बहुत धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैंने भी यही कमरा, यही दाग, यही चीखें मौत से पहले देखी थी। रिया सन्न रह गई। तुम्हारी यादें? आयरा ने सिर हिलाया, जो टुकड़ों में वापस आ रही हैं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज। ठक ठक ठक। रिया हाफ गई। डीन, वो यहां आ रहा है। आयरा तुरंत खड़ी हो गई, मॉनिटर बंद किए बिना। कदमों की आवाज करीब और करीब, और दरवाजे का हैंडल हिला। रिया ने घबराकर आयरा को पकड़ा। भागो, भागो आयरा। लेकिन आयरा शांत थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता। उसने रिया को पीछे धकेला। डरो मत, मैं अकेली नहीं हूं। रिया हैरान, कौन? आयरा ने दरवाजे की ओर देखते हुए धीमे से कहा, वही व्यक्ति जिसे इस सब का सबसे ज्यादा जानना चाहिए। रिया सन्ना, कौन? तभी दरवाजा खुला और सामने आरव राजपूत खड़ा था। दमदार खड़ा, गुस्से, हैरानी और शक से भरी आंखों के साथ। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 28, आखिरी चेतावनी। रात का समय था। कोहरा धीरे धीरे मैदानों पर फैल रहा था और हॉस्टल की इमारतें सफेद धुएं की तरह धुंधली लग रही थी। हवा में अजीब सी ठंड थी,
जिस तरह की ठंड इंसान की हड्डियों में उतरकर उसे बेचैन कर देती है। आयरा हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी। चांद पीछे बादलों में छिपा हुआ था और उसका चेहरा बस हल्का सा दिखाई दे रहा था। वह इतनी देर से वहां खड़ी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, पर मन में उठते सवालों की गर्मी उसे वहीं टिकाए थी। रिया, डीन, अतीत, टक्कर, सब एक दूसरे से उलझकर एक घना जाल बन गए थे। उसने हल्की सांस छोड़ी। अब और डर नहीं। जो सामने आएगा उसे देखूंगी। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। सोने का इरादा नहीं है क्या? आयरा ने मुड़कर देखा। नक्श था। उसके हाथ में 2 कप थे। एक उसे बढ़ाते हुए बोला, गर्म चॉकलेट है। आज पूरे दिन तुम वैसी नहीं थी जैसी रहती हो। आयरा कप पकड़कर चुप रही। नक्श उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। फिर नक्श ने कहा, जो भी है, अकेली क्यों झेल रही हो? एक पल के लिए आयरा की सांस अटक गई। क्या वह सच में अकेली थी? या क्या वो अब भी किसी पर भरोसा करने से डरती थी? उसने बात बदलने की कोशिश की। तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? तुम्हारी वजह से, नक्श ने बिना हिचक कहा। इतना चुप रहना तुम्हारी आदत नहीं है। तुम जितनी बोलती नहीं, उससे ज्यादा महसूस करती हो। मैं देख सकता हूँ। यह शब्द उसके मन पर किसी गर्म हथेली की तरह रखे गए, सुकून देने वाले, मगर हल्का सा दर्द भी दे जाते हुए। आयरा ने धीरे से कहा, कुछ बातें मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। समझूंगी तो बताऊंगी। नक्श बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस बार तुम अकेली नहीं हो। अगली सुबह कैंपस की हवा असामान्य रूप से भारी थी। स्टूडेंट्स एडमिन बिल्डिंग की ओर भाग रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ घबराए हुए लग रहे थे। आयरा जब वहां पहुंची, उसने भीड़ के बीच आवाजें सुनी। डीन का मूड बहुत खराब है। सुना है किसी स्टूडेंट ने उनकी चिट्ठियों की फाइल छेड़ी है। मेरी क्लास तो कैंसल हो गई है। डीन, फाइल? आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। एडमिन बिल्डिंग का दरवाजा आधा खुला था और अंदर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आ रही थी। धाम, ठाक। कोई अंदर बुरी तरह गुस्सा कर रहा था। एक स्टाफ लड़की डरते हुए बोली, डीन सर सुबह से चीख रहे हैं। कह रहे हैं, जिसने मेरी प्राइवेट अलमारी खोली है, वो मुझे मिलना चाहिए, वरना पूरी यूनिवर्सिटी उसकी दुश्मन बन जाएगी। प्राइवेट अलमारी? क्या रिया? उसके मन में बिजली कौंधी। उतने में रिया भी हामफती हुई वहां पहुंची। आंखें डरी हुई थी, जैसे रात को ठीक से सोई न हो। आयरा ने फौरन उसे पकड़कर एक तरफ खींचा। रिया, क्या हुआ? तुमने कुछ किया है क्या? रिया कांप गई। आयरा, वो फाइल मैं ढूंढ रही थी कि तुम्हारी मौत का सच क्या है, पर मैं समझ नहीं पाई कि वो डीन की पर्सनल लॉकर है। उसका लॉक वैसे ही खुल गया। शायद पुराना था। आयरा का दिमाग सुन्न पड़ गया और रिया की आवाज टूट गई। उसमें तुम्हारे नाम की फाइल थी, सिर्फ तुम्हारे नाम की। आयरा की सांस रुक गई, जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ लिया हो। मेरा नाम डीन की फाइल में? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, बस एक ही लाइन थी। इफ शी रिमेंबर्स, शी डाइज। अगर वो याद करती है
तो वो मर जाएगी। आयरा की उंगलियां कपकपाने लगी। याद? क्या? उसे क्यों कुछ कुछ धुंधला लगता है? उसकी पहली जान कैसे गई? डीन क्यों उससे इतना नफरत सा करता है? अचानक एडमिन बिल्डिंग के अंदर से गहरी, भारी आवाज आई। रिया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। डीन दरवाजे पर खड़ा था, आंखें लाल, नसें तनी हुई। वो बिल्कुल जानवर जैसा लग रहा था। तुमने मेरी अलमारी खोली? उसकी आवाज घुटी हुई मगर डरावनी थी। रिया हकलाने लगी। स वो मैं। डीन एक कदम आगे बढ़ा और दीवार पर घूंसा मारा। धड़ाम। दीवार का प्लास्टर टूट गया। डू नॉट लाए। पूरी भीड़ चुप हो गई। स्टाफ पीछे हट गए। आयरा ने आगे बढ़कर रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया को मत डराइए, उसने कुछ नहीं किया। डीन ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। उसकी नजर में ऐसा डर था, ऐसी पहचान, जैसे वह आयरा को बहुत पहले से जानता हो। और सिर्फ जानता ही नहीं, उससे डरता हो। तुम। उसकी आवाज अटक गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। आयरा का दिल जोर से धड़का। क्यों नहीं? आयरा ने कांपते स्वर में पूछा। डीन ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को रोक रहा हो। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें वापस खो नहीं सकता। पूरी भीड़ हक्का बक्का रह गई। रिया ने उसकी बाह कसकर पकड़ ली। आयरा तो मानो पलके झपकना भूल गई। वापस खो? डीन ने मुझे पहले कब पाया था? मैं कौन थी उसके लिए? तभी ग्राउंड फ्लोर से अचानक तेज अलार्म बजने लगा। WAEO WAEO। स्टूडेंट्स घबरा गए। एक सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, सर, वो स्टूडेंट जिसे आपने रोकने को कहा था, वह कहीं नहीं मिल रहा। CCTV में दिखा, वो छत की तरफ गया है। डीन का चेहरा बदल गया। आंखें चौड़ी, सांस रुकती हुई। छत। वह बुदबुदाया। और फिर उसके होंठ से निकले शब्दों ने हवा को ठंडा कर दिया। फिर से वही जगह। आयरा के कानों में फिर से शब्द गूंजता रह गया। डीन पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा। आयरा उसके पीछे दौड़ने वाली ही थी कि रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयरा, मत जाओ। लेकिन वह रुक नहीं सकी। कुछ अंदर से खींच रहा था, जैसे उसकी दूसरी मौत, उसकी पिछली गलती, सभी का सच उसी छत पर छिपा हो। वह सीढ़ियों की ओर भाग पड़ी। छत। तेज हवा बह रही थी। पुराना गेट आधा खुला था। अंदर एक लड़का खड़ा था, क्लास 11 का, कांपता हुआ, रेलिंग के दूसरी तरफ। डीन चिल्लाया, नो, नीचे उतर जाओ अभी। लड़का रोते हुए बोला, सर, आप लोग सच्चाई छुपाते हैं। मैं जानता हूं कि। आवाज रुक गई। आयरा आ चुकी थी। डीन ने उसे देखा और एक सेकंड के लिए डर से पीछे हट गया। तुम यहां क्यों आई? उसकी आवाज बुझी हुई थी, जैसे वह खुद जवाब देने से डरता हो। आयरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। क्योंकि मुझे सच चाहिए। डीन की सांस भारी हो गई। सच तुम नहीं झेल पाओगी। शायद नहीं, आयरा ने कहा। लेकिन झूठ में जीना उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। तेज हवा चली।
जैसे रात खुद उनकी बात सुन रही हो। डीन ने थके हुए स्वर में कहा, तुम्हारी पहली मौत इसी छत पर हुई थी, आयरा। दुनिया उसके पैरों से खिसक गई। हवा रुक गई। बादल ठहर गए। आयरा की आंखें फैल गईं। क्या? क्या? डीन ने आंखें बंद कर ली। हाँ। और आज वही घटना फिर से दोहराई जा रही थी। पर मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। इसलिए वो फाइल, इसलिए वो लाइन, इफ शी रिमेंबर्स शी डाइज, वो चेतावनी थी तुम्हारे लिए, ताकि तुम उस रात का सच याद न करो। आयरा के गले में शब्द अटक गए। दिल कांप उठा। लेकिन मैं कैसे मरी थी? उसने टूटती हुई आवाज में पूछा। डीन ने उसकी तरफ देखा। और यह वह क्षण था जब पहली बार उस आदमी की आंखों में मानवीय पश्चाताप दिखाई दिया। तुम्हें धक्का दिया गया था। आयरा के पैर लड़खड़ा गए। रीढ़ में ठंड उतर गई। धक्का? मतलब उसकी मौत एक हादसा नहीं, एक जुर्म थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। डीन ने कहा, और जिसने तुम्हें धक्का दिया था वह अब भी इस कैंपस में है। आयरा की दुनिया घूम गई। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर दिल को चीरती हुई एक ही आवाज। कौन? डीन ने होंठ खोले, जैसे नाम बताने वाला हो। लेकिन तभी धड़ाम, पीछे से किसी ने लोहे की रॉड दीवार पर जोर से मारी। और वह छाया, काले हुड में, आधी रात की तरह अंधेरी, उनके सामने खड़ी थी। छत पर अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। डीन फुसफुसाया, वही जिसने पहली बार उसे मारा था। आयरा की सांस रुक गई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 29, छत पर मौत की वापसी। तेज हवा छत पर घूम घूम कर बिल्डिंग की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे रात खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। चांद बादलों के पीछे से झांककर गायब हो रहा था, मानो वह भी इस सच का साक्षी नहीं बनना चाहता था। आयरा कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी धड़कनें अनियंत्रित दौड़ रही थी। उसके सामने वह काली हुड वाली छाया खड़ी थी जिसने दीवार पर लोहे की रॉड पटकी थी। उस रॉड की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। डीन उसके सामने आ गया, जैसे वह आयरा को अपनी पीठ के पीछे छुपा रहा हो। स्टे बिहाइंड मी, उसने दबी आवाज में कहा। लेकिन आयरा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मुझे सच चाहिए। हुड वाली आकृति वहीं खड़ी थी, ना आगे बढ़ रही, ना पीछे हट रही। बस घूमती हवा में उसका काला कोट फड़फड़ा रहा था। फिर वह धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाकर आयरा की तरफ देखने लगी। भले उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उस नजर का भार आयरा की सांस रोक देने के लिए काफी था। डीन ने तीखी आवाज में कहा, डोंट कम क्लोजर। आई वॉर्न्ड यू अर्लियर, इफ शी रिमेंबर्स शी डाइज। छाया का शरीर हल्का सा हिला, जैसे वह उस लाइन पर मुस्कुरा दी हो। आयरा एक कदम आगे बढ़ी। तुम कौन हो? वह चुप रही। आयरा फिर बोली, मेरी मौत का सच तुम क्यों छिपा रहे थे? डीन ने उसकी बाह पकड़ ली। आयरा, नहीं, तुम नहीं जानना चाहती। मैं चाहती हूं, आयरा ने जोर से कहा। उसकी आवाज टूटने के कगार पर थी। डीन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने फुसफुसाया, क्योंकि
तुम्हें मारने वाला कोई अनजान नहीं था। हवा एक पल को थम गई। आयरा की सांसें अटक गईं। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप गई। डीन के शब्द बर्फ जैसे थे। वो तुम्हारा क्लासमेट था, जिससे तुम्हारी पहली जिंदगी में अक्सर टकरार होती थी, जिस पर तुमने कभी शक भी नहीं किया। आयरा का दिल जोर से धड़का। नाम बोलो, डीन। डीन की आंखें दर्द से भर गईं, जैसे यह नाम उसके गले में फंस गया हो। रेहान, वह बोला। रेहान मल्होत्रा। आयरा के पैरों से जमीन खिसक गई। दुनिया चक्कर खा गई। रेहान? क्लास 11B का शांत, बिना विवाद का लड़का? वह जो हमेशा चुप रहता था? वह हत्यारा? आयरा के हाथ ठंडे हो गए। नाड़ी तेज हो गई। तभी हुड वाली आकृति ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने के लिए हुड पीछे किया। आयरा की चीख लगभग निकल गई। वह रेहान ही था, लेकिन यह वही रेहान नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखें धंसी हुई थी, चेहरा काला पड़ा हुआ, होठों पर अजीब सी घुमावदार मुस्कान, जैसे उसके अंदर कोई और बस गया हो। वह धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। रेहान, जिसने उसकी पहली जान ली थी, जो फिर से आज उसी छत पर खड़ा था। डीन ने आयरा को पीछे धकेला। रेहान, स्टॉप। डोंट यू डेयर कम क्लोज टू हर। रेहान ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी रात की हवा में कंपी पैदा कर रही थी। स्टॉप, वह बोला। वाई, सर? दूसरी बार भी वही करना है जो पहली बार किया था। शुरू से ही तो कहना था। अगर वो याद करेगी तो मरेगी। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे धक्का दिया था। रेहान की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम हमेशा सबकी फेवरेट थी। हर कमरे में तुम ही की चर्चा। हंसती, बोलती, चमकती। लेकिन एक बात नहीं जानती थी। हर चमक किसी को नजर लगाती है। मैंने सिर्फ एक धक्का नहीं दिया था। उसका स्वर ठंडा हो गया। मैंने तुम्हें हटाया था, अपनी राह से। आयरा का दिल जैसे चीर गया। डर, सदमा, विश्वासघात, सब मिलकर अंदर गहराई तक उतर गए। डीन ने चीख कर कहा, इनफ। तुम पहले की तरह नहीं बचोगे आज। रेहान ने तड़पते हुए हंसा। पहले? सर, आपने मुझे पहली बार भी नहीं रोका। आप तो बस उसके लिए रोते रह गए थे। आयरा, 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 जैसे वो आपकी सब कुछ हो। आयरा स्तब्ध रह गई। डीन का चेहरा डर और अपराध बोध से सफेद हो गया। रेहान फुसफुसाया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारा था आयरा। मैंने इसलिए मारा था क्योंकि सर, आपको खोते हुए मैं देख नहीं सकता था। डीन का शरीर जैसे पत्थर हो गया। आयरा के दिमाग में बम फटा। रेहान ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि डीन उसे पहली जिंदगी में बहुत चाहता था। रेहान फिर बोला, आप दोनों के बीच जो था, मैं नहीं सह पाया। आयरा पीछे हट गई। उसकी सांसें फटने लगी। तुम पागल हो गए हो रेहान। रेहान मुस्कुराया। प्यार में कौन नॉर्मल रहता है, आयरा? उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। डीन आयरा के सामने बाहें फैलाते हुए खड़ा हो गया। तुम उसे छू भी नहीं सकते, तो आज आप उसकी रक्षा करोगे? रेहान गर्जा।
हाँ, डीन बोला, क्योंकि अब मैं उसे दूसरी बार नहीं खो सकता। हवा में तनाव चीरने लायक भारी हो गया। रेहान ने रॉड उठाई और डीन की तरफ बढ़ा। धड़ाम! रॉड डीन की बाह पर लगी। आयरा चीख पड़ी। नो! डीन गिरने वाला था, पर खुद को संभाल गया। रेहान दूसरी बार वार करने वाला था कि आयरा आगे बढ़ गई और जोर से चिल्लाई। बस करो, रेहान। अगर तुमने उसे छुआ, तो मैं खुद इस रेलिंग से कूद जाऊंगी। पूरी छत पर सन्नाटा छा गया। डीन हक्का बक्का। रेहान ठहर गया। आयरा रेलिंग की तरफ बढ़ी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। नीचे अंधेरा मौत की तरह फैला था। मुझे मरना तुम्हें मंजूर है न? तो लो, मैं खुद चली जाती हूँ। रेहान की आवाज कांप गई। नहीं, नहीं, आयरा नहीं। पर आयरा नहीं रुकी। उसके कदम रेलिंग के आखिरी किनारे पर आ गए। तभी रेहान रॉड छोड़कर आगे भागा। नो आयरा! डीन भी चीखा। यरा, स्टॉप! लेकिन आयरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सिर्फ इतना सोचा, अब सच सामने आ चुका है। अब डर का कोई मतलब नहीं। और उसने रेलिंग से संतुलन हटाने ही वाला हाथ छोड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। जोर से, मजबूती से। आवाज आई, आयरा, आई एम हियर। आयरा ने मुड़कर देखा। नक्श था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 30। टूटी हुई रात, जलती हुई सच्चाई। छत पर हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था पूरी यूनिवर्सिटी उस रात होने वाली सच्चाई को चिल्लाकर दुनिया को बताना चाहती हो। बादल सिर के ऊपर घूम रहे थे और उस अंधेरी रात में हर दिल किसी अदृश्य डर से कांप रहा था। आयरा रेलिंग के किनारे पर थी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि खुद उसे भी सुनाई देने लगी। तभी नक्श ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ मजबूत थी, अटूट, वैसी जैसी किसी को खोने के डर में होती है। आयरा ने घबराए हुए स्वर में कहा, नक्श, छोड़ दो। सब खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, नक्श ने गहरी, स्थिर आवाज में कहा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम कुछ नहीं होने दूंगी। न खुद को, न किसी को। उसकी आंखों में जो भाव थे, चिंता, डर, गुस्सा और कुछ ऐसा जो आयरा ने पहले कभी किसी की आंख में खुद के लिए नहीं देखा था। नक्श ने उसे रेलिंग से पीछे खींचा और अपनी तरफ कसकर पकड़ लिया। आयरा उसकी छाती पर आ लगी और उसी सेकंड उसे एहसास हुआ कि वह सच में जीना चाहती है। डीन भी उनके तरफ भागा, चोटिल हाथ से आयरा को पकड़ना चाहा। तुम ठीक हो, आयरा? तुम? लेकिन नक्श आगे बढ़ गया और उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। स्टे अवे फ्रॉम हर, सर। डीन रुक गया। पहली बार कोई स्टूडेंट उसे इतनी तीखी चेतावनी दे रहा था और वह चुप रहा। उधर रेहान, वह जैसे सन्न रह गया था। उसकी आंखें लाल थी, शरीर कांप रहा था, जैसे वह खुद को खो रहा हो। वह बड़बड़ाने लगा, नहीं, नहीं, उसे मरे बिना मैं नहीं झेल सकता। वो फिर से ऐसे नहीं जा सकती। नहीं। वह सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उस रात की तरह नहीं। आयरा का दिल धड़कना बंदसा हो गया। उसे महसूस हुआ कि रेहान सिर्फ हिंसक नहीं, टूटा हुआ है, बीमार है और सबसे ज्यादा
उसकी पहली मृत्यु उसे आज तक खा रही है। नक्श उसकी तरफ बढ़ा, गुस्से में। तूने इसे दोबारा मारने की कोशिश कैसे की, रेहान? रेहान ने सिर उठाया। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थी। क्योंकि क्योंकि अगर वो जीती है तो मैं नहीं जी सकता। नक्श ने दांत भींचे। तू एक बीमार सोच वाला आदमी है। तुमने उसे धक्का क्यों दिया था? किस बात की जलन थी? रेहान हंसा। वह कंपी देने वाली हंसी थी। जलन? उसने कहा। तुम नहीं समझोगे नक्श। सर को उसमें वो सब दिखता था जो किसी में नहीं। शक्ति, साहस और वो चमक जो किसी को भी दीवाना कर दे। आयरा का दिल दहक उठा। डीन ने आंखें बंद कर लीं, दर्द से। रीढ़ तक ठंड उतर गई। नक्श ने डीन की तरफ देखा। सर, आप? डीन ने धीमे, दर्द भरे स्वर में कहा। मैं उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन हाँ, मुझे उससे लगाव था। एक ऐसा लगाव जिसे देखकर रेहान ने सब गलत समझ लिया। रेहान चिल्लाया। झूठ! अगर तुम उसे पसंद नहीं करते थे तो उसकी मौत के बाद तुमने हर दिन क्यों रोया था? हर रात उसकी फोटो क्यों देखते थे? आयरा का शरीर जैसे जम गया। डीन उसकी मौत पर रोता था? क्यों? डीन कांपते हुए बोला। क्योंकि मैं खुद को दोष देता था। क्योंकि उस रात मैंने रेहान की हरकत को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे पता था कि वो तुम्हें लेकर असामान्य हो रहा है, पर मैंने आंखें मूंद ली। हर शब्द एक चाकू की तरह था। अचानक रेहान उठा और किसी पागल चीते की तरह आयरा की तरफ झपटा। तुम मर क्यों नहीं जाती? नक्श ने तुरंत उसे धक्का दिया और आयरा को पीछे खींच लिया। स्टे बिहाइंड मी, आयरा। रेहान तड़पते हुए बोला। तुम मेरी गलती साबित करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम सच जानो। अगर तुम याद करोगी तो फिर से मरोगी। डीन गर्जा। बस, इनफ, रेहान। रेहान हंसा। इनफ? सर, आपकी वजह से ही तो ये सब हुआ। अगर आपने आयरा को खुद से दूर रखा होता तो मुझे उसे नहीं मारना पड़ता। आयरा टूट गई। तुमने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि मैं डीन के करीब थी? रेहान बेकाबू होकर सिर हिलाने लगा। हाँ, क्योंकि तुम उसे देखती थी। वो तुम्हें देखता था और मैं जलता था, बहुत जलता था। नक्श बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने रेहान की कॉलर पकड़ ली। तूने एक लड़की को इसलिए मार दिया क्योंकि तू उसके और किसी के बीच आया हुआ महसूस कर रहा था? तू सोचता क्या है खुद को? रेहान ने फुंफकारते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे। जिन्हें सर चाहते हैं, मैं उन्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। आयरा के दिमाग में झटका लगा। सर चाहते हैं? मतलब तुम डीन से? रेहान चिल्ला उठा। यस, मैं सर से प्यार करता था। उनकी हर बात, हर नजर मुझे दीवाना बना देती थी। और तुम उनके रास्ते में थी। सन्नाटा, मौत सा। डीन अवाक रह गया। आयरा का दिल धड़ककर रुक गया। नक्श का चेहरा सुन्न था। ये सच किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेहान रोने लगा। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें हटाना पड़ा। डीन ने धीमी, टूटी हुई आवाज में कहा। रेहान, तुम बीमार हो।
तुम्हें मदद की जरूरत है। रेहान गरजा। मुझे बस आयरा को खत्म करना है। और वह फिर आयरा की तरफ दौड़ा। लेकिन इस बार नक्श बीच में दीवार की तरह खड़ा था। उसने पूरी ताकत से रेहान को पीछे धकेल दिया। रेहान लड़खड़ाकर गिर पड़ा। नक्श ने धमकते स्वर में कहा, अगर आयरा को फिर छुआ तो इस बार तू नीचे जाएगा, वो भी जिंदा नहीं। आयरा ने नक्श का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। नक्श ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी, प्रेम। शुद्ध, साफ, बिना शर्त वाला। डीन ने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया था। कुछ ही मिनट में गार्ड्स पहुंचे, रेहान को पकड़कर नीचे ले गए। वह चिल्लाता रहा, आयरा विल डाई। शी हैज टू। इफ शी रिमेंबर्स, शी डाइज। अगेन, अगेन, अगेन। उसकी आवाज नीचे उतरते हुए भी छत पर गूंजती रही। और जब सब शांत हुआ, छत पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, आयरा, नक्श और डीन। डीन ने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप था। आयरा, मैंने तुम्हें पहली जिंदगी में बचाया नहीं। दूसरी जिंदगी में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आयरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। नक्श उसके सामने आ खड़ा हुआ। सर से पहले वह धीरे से बोला, तुम्हें मुझसे एक वादा करना है। आयरा। क्या? आयरा ने कांपती आवाज में पूछा। नक्श ने उसका हाथ पकड़ा। गर्म, सुरक्षित, भरोसे से भरा। अब तुम कभी खुद को खत्म करने की बात नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें खोने का हक किसी को नहीं है, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं। आयरा की आंखें भर आईं। नक्श का हाथ थामते ही उसके अंदर जैसे टूटे हुए हिस्से जुड़ने लगे। डीन ने मुंह फेर लिया। उसने साफ देखा, आयरा की जिंदगी में वह अब सिर्फ अतीत है, और नक्श उसका भविष्य। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अचानक छत पर आयरा की नजर एक छोटी लकड़ी की डिब्बी पर पड़ी, जो रेलिंग के पास पड़ी थी। वही जगह जहां उसकी पहली मौत हुई थी। उसने उसे उठाया। डिब्बी हिलाने पर अंदर कुछ खनखनाया। नक्श ने पूछा, ये क्या है? आयरा ने धीरे से खोला। अंदर एक चेन थी, जिस पर एक नाम लिखा था, एआई, आयरा अय्यर। और उसके नीचे, प्रॉपर्टी ऑफ डी। डी? डीन। डीन पीछे हट गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। आयरा ने पूछा, ये कब दिया था आपने? डीन की आवाज रुक रुक कर निकली। वो तुम्हारी पहली जिंदगी का आखिरी गिफ्ट था, जिसे मैं तुम्हें कभी दे नहीं पाया। आयरा का दिल सनसनाकर रह गया। उसकी पहली जिंदगी, उसकी मौत, और डीन का उससे जुड़ा रहस्य, सब अभी खत्म नहीं हुआ था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में।